अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, बनाना रिपब्लिक से कुछ खबरें हैं आपके लिए। अजीज दोस्तों, नईमी जो कि इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल, इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का चेयरमैन है रागिब हुसैन नईमी, जिसने वीपीएन को हराम करार दिया था, वो अब पलटा खा गया है। क्योंकि इतना बैकलैश आया कि हज़ारों पाकिस्तान में लोग मर रहे हैं, उस पर कभी तुम बोलते नहीं हो। इतना करप्शन है, इतना मामला ख़राब है, लोगों को फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, लोगों को सहूलतें नहीं मिल रही, उस पर नहीं बोल रहे हो तुम लोग। और वीपीएन को हराम करार दे दिया। और खुल के लोगों ने लिखा कि पाकिस्तान के मुल्ला आर्मी के टट्टू हैं, आर्मी के डिक्टेशन पे सारा काम करते हैं, जिस पे अब उसने बयान दिया है कि नहीं एक्चुअली टाइपिंग की गलती थी। और हमने कहा था कि वीपीएन हराम नहीं है, तो टाइपिंग में वो नहीं वर्ड है ना, वो नहीं लगा, तो वीपीएन हराम लिख दिया गया। वो टाइपिंग की गलती है, उनको 2 दिन बाद एहसास हुआ। ये हराम वाला फतवा जो आया था उसको 3-4 दिन हो गए, और अब वो कह रहे हैं कि नहीं, वो गलत टाइपिंग की मिस्टेक थी। तो बनाना रिपब्लिक में आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन लोगों से? ये सारी चीज़ें इनकी क्रिएटेड हैं। ये जो रागिब हुसैन नईमी है, उसने कहा है कि एक्चुअली हम ये कहना चाह रहे हैं कि जिस चीज़ को सरकार बैन कर दे वो इस्तेमाल करने अच्छी बात नहीं है, इसलिए इसको आप इस्तेमाल ना करें। तो भाई साहब, ज़रा प्राइम मिनिस्टर को भी कहें कि वो फिर क्यों ट्वीट कर रहे हैं। जब ट्विटर बैन है पाकिस्तान में, वो सिर्फ वीपीएन से खुल सकता है, तो पाकिस्तान के सारे मिनिस्टर्स भी यूज़ कर रहे हैं ट्विटर, पाकिस्तान के सारे सेलिब्रिटीज़ भी यूज़ कर रहे हैं, उनको नहीं बोल रहे हो तुम। तो ये बनाना रिपब्लिक के हवाले से आपके सामने एक छोटी सी चीज़ रखनी थी। अजीज़ दोस्तों, सऊदी अरब के रिवॉल्यूशनरी लीडर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, जो कि वाकई इस वक्त दुनिया में एक इनकलाब ला रहे हैं। जो काम मोहम्मद बिन सलमान कर रहा है ना भाई, कोई नहीं कर रहा। सऊदी अरब ने बैन कर दिया है रिलीजियस और नेशनल सिंबल्स को कमर्शियल यूज़ के लिए। यानी आप अपने फ़ायदे के लिए इस्लाम और सऊदी नेशनलिज्म को यूज़ नहीं कर सकते। बड़ी बात है भाई, बड़ी बात है। इसकी गहराई में आप जाएं तो बड़ी बात है, क्योंकि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, ये सब इस्लाम के नाम पे सारे ड्रामे करते हैं। तो सऊदी अरब जो कि इस्लाम का किला है, इस्लाम की बर्थ प्लेस है, उसने इसको बैन कर दिया। तो ये जो पाकिस्तान से दुनिया भर में जो तबलीगी टीमें जाती हैं ना, मेरा ख्याल है अब इनको सऊदी अरब भेजना चाहिए तबलीग के लिए, क्योंकि सऊदी अरब अब इनकी नज़र में मुसलमान नहीं रहे। और ये तबलीगी जमातें अमेरिका जाएं, यूरोप जाएं, पाकिस्तानी जमातें पाकिस्तान के अंदर कश्मीर में इधर उधर जाती हैं। सॉरी, कश्मीर पाकिस्तान के अंदर नहीं, मकबूजा इलाका है, ऑक्यूपाइड कश्मीर में जाएं, या बांग्लादेश की टीमें जाती हैं, ये मुसलमान एरियाज़ में जाते हैं, या अमेरिका भी जाते हैं, तो अमेरिका की किसी मस्जिद से इनकी सेटिंग होती है। ये तबलीगी जमात वहाँ पे मस्जिद में जाके ठहरती है, क्योंकि यूरोप अमेरिका में ज़्यादातर मस्जिद हैं ना, प्राइवेट घरों को कन्वर्ट मस्जिद में कर दिया जाता है ज़्यादातर। बड़ी मस्जिदों की बात नहीं कर रहा। अब जैसे बेल्जियम में मैं रहता था, तो जब मैं अजाइलम सेंटर में था 1990 में, तो अजाइलम सेंटर में हमें खाना, ज़ाहिर है कोई ख़ास वो नहीं मिलता था, ख़ास तौर पे वो टेस्टी खाना नहीं होता था, मजबूरी में हम खा लेते थे। तो अजाइलम सेंटर जो था ना, उसके सामने की गली में एक मस्जिद थी पाकिस्तानी। तो वहाँ पे अक्सर क्या होता था कि वो जो पाकिस्तानी अमीर कम्युनिटी थी ना, जो बिजनेसमैन वहाँ के, वो शराब की दुकानें थीं, हराम काम थे, गलत काम थे, उल्टे सीधे सारे काम करके माल बनाते थे ना, वो फिर अल्लाह की नज़र में या अल्लाह को बेवकूफ़ बनाने के लिए दान करते थे। तो वो मस्जिद में अक्सर खबर आ जाती थी कि मस्जिद में आज डिनर है, लंगर है, या जो भी वो कहते हैं खाना। तो वो लंगर खाने के लिए हम सारे पाकिस्तानी, बंगाली सारे भाग जाते थे उधर मस्जिद की तरफ। तो एक दिन इसी तरह का कोई लंगर था,
हम वहाँ पहुँच गए, सारे रेफ्यूजीज खाना खा रहे थे, तो जो बिजनेसमैन पाकिस्तानी थे ना, उनके आपस में झगड़ा हो गया और बाकायदा छुरियाँ निकल आई। तो वो मस्जिद बेसिकली, ये जो घर है ना, ऐसा एक घर था, 3 फ्लोर का घर था, हर फ्लोर पे 2 कमरे थे। तो कमरे की दीवार तोड़ के बड़ा हॉल बना लिया था ग्राउंड फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर पे। वहाँ नमाज होती थी, ऊपर मौलवी साहब रहते थे, एक मौजिन। कोई भी रेफ्यूजी को, जैसे मेरा अपना कज़न, मेरे चाचा का लड़का मुझसे पहले बेल्जियम गया था और फिर वो चला गया था बेल्जियम छोड़ के बाद में। तो जब मैं वो असाइलम सेंटर में रहता था तो वो मेरा कज़न है, वो मस्जिद में रहता था और वो अजान देता था। तो कमरे वगैरह ऊपर बने होते थे। तो एक दिन मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तूने कब से ये नमाजें पढ़नी शुरू की? तुझे तो मैं बचपन से जानता हूँ, तू तो हरामियों का हरामी था। कहता यार क्या करें, मुफ्त की रोटी मिल रही है, मुफ्त का रहना मिल गया, और क्या चाहिए। झाड़ू लगा देता हूँ मस्जिद में, अजानें दे देता हूँ। तो मैंने कहा फजर की अजान भी तू दे देता है? कहता है मैं उठता हूँ अजान देने के लिए, तो मौलवी साहब कहते हैं यार कोई आता तो नहीं नमाज के लिए, छोड़ देना यार, क्योंकि लाउड स्पीकर पर अजान नहीं होती थी उस वक्त। तो खैर इस तरह के घर होते हैं। तो वो लड़ाई हो गई ना 2 पाकिस्तानी ग्रुप में। तो लड़ाई ये थी कि भाई मौलवी हमारा होगा, दोनों ग्रुप का अपना अपना मौलवी की बात हुई थी। एक ग्रुप ने पाकिस्तान से एक मौलवी को बुलाया था। अब मस्जिद के लिए बेल्जियम की सरकार वीज़ा देती थी मौलवी को, रेसिडेंट वीज़ा, और शायद कुछ पैसा वैसा भी सरकार की तरफ से मिलता था। तो दोनों ग्रुपों का झगड़ा हुआ, तो फिर छुरियाँ निकल आई। तो हम लोग तो अपना खाना वाना खा के निकल लिए, हमने कहा हमें क्या करना है। तो बाद में पता चला कि ये डिसाइड हुआ कि अब एक और घर खरीदा जाएगा, एक और मस्जिद बनाई जाएगी, ताकि दोनों मौलवी को खपा लिया जाए। ये इनका सारा ड्रामा। तो खैर वो मस्जिदें हैं ना, घरों के स्टाइल में होती हैं, और उसमें फिर ये तबलीगी जमातें और ये आती हैं ना, वो वहाँ पे रहती हैं। तो ये मुसलमानों को मुसलमान करने के लिए जाते हैं वहाँ पे ज़्यादातर तबलीगी। तो इनको चाहिए कि अब सऊदी अरब के मुसलमान बिगड़ गए भाई, तो इनको तबलीगी जमातें सऊदी अरब में भेजनी चाहिए। अजीज़ दोस्तों, सऊदी अरब ने बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है इंडिया में। पाकिस्तान गवर्नमेंट की कल परसों एक मीटिंग हुई सऊदी अथॉरिटीज़ के साथ। तो इम्प्रेशन ये दिया जा रहा था कि ये इन्वेस्टमेंट के लिए है, ये है, लेकिन पता ये चला कि उस मीटिंग में सऊदियों ने पाकिस्तान को ये कहा है कि अब हम जिसको भी उम्रे का वीज़ा देंगे या हज का वीज़ा देंगे, वो एक एफिडेविट देगा जिस पे कसम खाएगा कि वो सऊदी अरब में भीख नहीं मांगेगा। और उन्होंने कई कंडीशंस रखी हैं कि अब सऊदी अरब में आप भीख नहीं मांगेंगे, सऊदी अरब में आप कोई क्राइम नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, आप कोई और चीज़ नहीं करेंगे। ये औकात है पाकिस्तान की, ये औकात है पाकिस्तानियों की। अजीज़ दोस्तों, मुशाहिद हुसैन सैयद मुशर्रफ के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, इससे पहले नवाज शरीफ के मिनिस्टर थे। फिर नवाज शरीफ को जब मुशर्रफ ने जेल में डाला तो नवाज शरीफ की पार्टी के लोगों को लेके एक मुस्लिम लीग काफ बनाई। मुस्लिम लीग नून थी नवाज शरीफ की, मुस्लिम लीग नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग काफ बनाई मुस्लिम लीग कायदे आज़म के नाम से। उसमें नवाज शरीफ की पार्टी के सारे लोटे आ गए थे। इसमें ये मुशाहिद हुसैन सैयद भी चला गया और वो मुशर्रफ का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था, और वो बाद में सेनेट का हिस्सा ही रहा है, और किसी न किसी तौर ये आर्मी का, पाकिस्तान की डीप स्टेट का एक पार्ट है। इसने अभी कहा है, एक खबर दी है जो कि बड़ी मज़े की खबर है। इसने कहा कि एक चाइनीज़ कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव मेरे घर पे मुझसे मिलने आया, तो उसने बताया कि उनकी कंपनी अफ़गानिस्तान में माइनिंग में इन्वेस्टमेंट कर रही है, यानी जो मिनरल्स हैं और नेचुरल जो ज़मीन के अंदर ख़जाने छुपे हैं उनकी माइनिंग के इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो मैंने उनसे कहा कि फिर आप चाइना में अफ़गानिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो पाकिस्तान, तो बोला वो पाकिस्तान से तो बहुत ज़्यादा सेफ़ है अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान सेफ़ नहीं है। तो मुशाहिद हुसैन सैयद कहता है कि यार मुझे उस वक्त बड़ी शर्म आई कि यार कहाँ पहुँच गया है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान जहाँ भी पहुँचा है ना मुशाहिद हुसैन सैयद, तुम्हारे मालिकों की वजह से पहुँचा है पाकिस्तान, आर्मी की वजह से। अजीज़ दोस्तों, ये
जर्नलिस्टों के हवाले से एक रिपोर्ट आई है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जर्नलिस्ट कहाँ मारे गए हैं। 14 फ़लस्तीन में मारे गए, गज़ा में। वो तो समझ में आता है कि एक जंग है। इसके बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में जर्नलिस्ट मारे गए हैं, 6। और ये ऑफिशियल फिगर है, अनऑफिशियली तो बहुत सारे हैं। उसके बाद सबसे ज़्यादा 5 मारे गए बांग्लादेश, 3 सूडान में, 3 इराक में। ये सब मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। अजीज़ दोस्तों, हमारे यहाँ पाकिस्तान में बचपन से हमें एक चीज़ सिखाई जाती थी, प्राउड टू बी पाकिस्तानी। मैं कहता हूँ अब हमें सिखाना चाहिए अशेम्ड टू बी पाकिस्तानी। हमारे मुंह पे कालक है, कालक। पाकिस्तान में पैदा होना हमारे ज़िंदगी पे लानत है, इसी बराबर है। अजीज़ दोस्तों, अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर, पाकिस्तान के एम्बेसडर ने एक जूम मीटिंग रखी। पाकिस्तान के एम्बेसडर रिजवान सईद ने एक जूम मीटिंग रखी कम्युनिटी रूम से पाकिस्तान के एम्बेसी में, और उसमें अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानी जो प्रोमिनेंट पाकिस्तानीज़ हैं उनके साथ एक जूम की मीटिंग रखी। उसमें सब ने उसको लताड़ा और उसको पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स के हवाले से सवालात किए, तो इसके पास जवाब नहीं थे। तो इन्होंने क्या किया कि पोर्नोग्राफी चलानी शुरू कर दी जूम पे। कोई अंत है पाकिस्तान की बेगैरतियों का या बदमाशियों का? कोई अंत है? अजीज़ दोस्तों, ये इनका हाल है। इमरान खान का प्रोटेस्ट 24 नवंबर की कॉल है जो, उसके लिए तैयारियां हो रही हैं। इसमें मुझे अफसोस होता है कि अल्ताफ़ भाई MQM के, वो इमरान खान की हर चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, हर चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि इमरान खान ने हमेशा अल्ताफ़ भाई को गालियां ही दी हैं। अल्ताफ़ भाई को टेररिस्ट कहा है, अल्ताफ़ भाई को इंडियन एजेंट कहा है, अल्ताफ़ भाई को क्या कुछ नहीं कहा है। और आज भी तहरीक इंसाफ वाला कोई MQM को घास नहीं डालता, लेकिन अल्ताफ़ भाई हर कुछ दिन बाद आ जाते हैं इमरान खान की सपोर्ट के लिए। अल्ताफ़ भाई अपना कद छोटा कर रहे हैं इस तरह, और इस तरह आपको इमरान खान को सपोर्ट करने का कोई सेंस नहीं बनता। इसलिए कि आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और इमरान खान की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी दो अलग अलग साइडों पे जा रही हैं। आप एक लिबरल सेक्युलर हैं, इमरान खान एक इस्लामिस्ट है, एक रेडिकल इस्लामिस्ट है, उसकी पॉलिसीज़ भी रेडिकल इस्लामिस्ट हैं। और इमरान खान से कभी आपको फ़ायदा नहीं होगा अगर आप ये समझते हैं कि इमरान खान वापस अगर कभी सरकार में आ गया तो वो आपको कभी भी नहीं आने देगा, कभी भी नहीं। इमरान खान ने तो उल्टा कराची में आपके मैंडेट पे डाका डाला। 2018 के इलेक्शन में ये इमरान खान ही था ना जिसने कराची से 21 सीटें ले ली थी आपकी। और इमरान खान को कराची से जिताने के लिए आर्मी ने आपकी पार्टी के ऊपर इतना बड़ा ऑपरेशन किया और आपके सारे लोगों को अपने मुट्ठी में किया। तो मैं समझता हूँ अल्ताफ़ भाई को कम से कम ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। और बहरहाल अब क्या कह सकते हैं। अजीज़ दोस्तों, ये KP है, और ये KP में ये जो बेचा जा रहा है ना, ये चरस है। आपको मैं बताऊं, KP के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे मार्केटें हैं ड्रग्स की, वहाँ पे मार्केटें हैं इलीगल हथियारों की। और उस सारी ट्रेड जो ड्रग्स की और हथियारों की जो ट्रेड होती है, उसमें एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान आर्मी को जाता है। सोचने वाली बात है। अजीज़ दोस्तों, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने ये कहा था कि हम पाकिस्तान को बैंकरप्सी से बचाने के लिए आए हैं, लेकिन नवाज शरीफ का बेटा हसन नवाज लंदन में हाई कोर्ट ने उसको बैंकरप्ट करार दे दिया। अजीज़ दोस्तों, इनकी लालच का कोई अंत नहीं है। इसने हाथ खड़े कर दिया कि मेरे पास तो पैसे हैं नहीं और मैं तो गरीब आदमी हूँ, टैक्स भरने के लिए पैसे नहीं है, तो इसको बैंकरप्ट डिक्लेयर किया गया। मैं आपको बताऊं, लंदन में नवाज शरीफ की और उसके बेटों की इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं कि बिलियंस ऑफ डॉलर में बात जाती है।
मैं रॉमफोर्ड में रहता था, ईस्ट लंदन में, कई साल पहले। तो रॉमफोर्ड के पास पाकिस्तानियों का इलाका है इल्फर्ड। तो एक दिन मैं किसी के साथ जा रहा था, नया नया लंदन मूव हुआ था, पाकिस्तानी था मेरा दोस्त। तो एक लंबी बिल्डिंग आई, मेरा ख्याल है 25, 30, 40 फ्लोर की बिल्डिंग। तो उसने कहा मुझे कि आरिफ भाई पता है ये हमारी ये बिल्डिंग। मैं कहा आपकी है? बोला हमारी से मतलब पाकिस्तान की है। मैंने कहा अच्छा, पाकिस्तान गवर्नमेंट की है? कहते हैं नहीं, नवाज शरीफ की प्रॉपर्टी है, उसके बेटे की प्रॉपर्टी है। एवनफील्ड इसका जो घर है नवाज शरीफ का, कोर्ट में इसने कहा कि ये मेरा घर नहीं है, लेकिन रहता उसी घर में। ये जो घर में मैं रह रहा हूँ 2000 किराए पे, इसकी मार्केट वैल्यू होगी 8.5 लाख 9 लाख पाउंड। वो मिलियंस ऑफ पाउंड का इसका अपार्टमेंट है सेंट्रल लंदन में। सेंट्रल लंदन में दुनिया की महंगी तरीन प्रॉपर्टीज़ में से एक होती है। तो इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन टैक्स बचाने के लिए, चोरी करने के लिए इनके पास कोई अंत नहीं। फिर खाली लंदन नहीं, दुबई, सऊदी अरब, कहाँ कहाँ इनकी इन्वेस्टमेंट नहीं है। लेकिन बहरहाल ये पाकिस्तान को तो क्या बैंकरप्सी से बचाएंगे, ये खुद भी बैंकरप्ट हो गए हैं। अजीज़ दोस्तों, नवाज शरीफ तकरीबन रिटायर हो चुके हैं। उनका भाई अभी प्राइम मिनिस्टर बना है, क्योंकि इनके ख़ानदान में शुरू से एक डिवीज़न चला है कि पंजाब शहबाज शरीफ का, पाकिस्तान नवाज शरीफ का। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ होगा, चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ होगा पंजाब का। अब इस बार ये हुआ कि आर्मी ने शहबाज शरीफ को प्रेसिडेंट के लिए रेडी किया, क्योंकि शहबाज शरीफ ने केयरटेकर गवर्नमेंट के दौरान ये साबित कर दिया आर्मी के सामने कि मेरे से ज़्यादा आपके जूते कोई और नहीं चमका सकता, आपके बूट जितना मैं चाट चाट के चमकाता हूँ ना, कोई और नहीं चमका सकता। तो आर्मी के लिए शहबाज शरीफ वॉज द बेस्ट चॉइस। नवाज शरीफ को कन्विंस किया गया कि शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनने दें और आपकी बेटी मरियम को हम चीफ मिनिस्टर पंजाब बना रहे हैं। तो सुना है कि नवाज शरीफ ने ये उनसे कहा था कि अगले इलेक्शन में, अभी मरियम पहली बार ऑफिशियल पोजीशन पे आई है तो उसकी ट्रेनिंग हो जाएगी, तो अगले इलेक्शन के बाद प्राइम मिनिस्टर विल बी मरियम और शहबाज शरीफ भी फिर रिटायर हो जाएंगे और शहबाज शरीफ का बेटा हमजा चीफ मिनिस्टर पंजाब बनेगा। ये इनके हिस्से बखरे हैं, जैसे भारत में भी एक ज़माने में यही होता था। अब मरियम के बाद कौन? तो मरियम का बेटा ये सफदर, नहीं सफदर तो इसके शौहर का नाम है, जुनैद सफदर है, ये मरियम का बेटा है। इसने अपनी पीआर बहुत अच्छी बनाई है। ये लंदन में यूनिवर्सिटी से पढ़ा है और ये है कि ये जर्नलिस्टों से बहुत गले वले मिलता है, सबके सामने अच्छा आदमी बनने की कोशिश कर रहा है और ये आर्मी की नज़र में एक साफ सुथरा पॉलिटिशियन बन के सामने आ रहा है, ताकि आर्मी को आगे ये एज ए पोटेंशियल कैंडिडेट। तो ये ख़ानदानी इनकी सियासत है ना, जैसे शाहनवाज भुट्टो दीवान था जूनागढ़ रियासत का, पाकिस्तान बन गया, तो शाहनवाज भुट्टो का बेटा जुल्फ़िकार अली भुट्टो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान। जुल्फ़िकार अली भुट्टो मर गया। अच्छा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी अपने कज़न मुमताज़ भुट्टो को सिंध का चीफ मिनिस्टर बनाया, ख़ानदानी टोटल। फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो मर गया, बेनज़ीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर, बेनज़ीर भुट्टो का शौहर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, प्राइवेटाइजेशन कमीशन का चेयरमैन और बाद में प्रेसिडेंट। बेनज़ीर भुट्टो की बेटी अब पार्लियामेंट में, बेनज़ीर भुट्टो का बेटा अब पार्लियामेंट में, बिलावल भुट्टो तो है ऑलरेडी, अब छोटी बहन आसफा भी है। ग्रूमिंग की जा रही है। ये ख़ानदानी पॉलिटिक्स भारत पाकिस्तान में दबा के चल रही हैं और इसीलिए नरेंद्र मोदी इनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, बीजेपी इनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है कि बीजेपी में ख़ानदानी। अब लोग कहेंगे कि अमित शाह के बेटे को भी जय शाह को बीसीसीआई में लगाया है, ये वो कोई इक्का दुक्का है ना भाई, तो कोई मेरिट पे भी तो आ सकता है। और इक्का दुक्का है और वो बड़ी पोजीशन प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की बात नहीं हो रही। बीजेपी में हर साल एक नया चेयरमैन आता है, बीजेपी का प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है, इतने सारे स्टेट में बीजेपी के चीफ मिनिस्टर हैं, वो सब खानदानी हिसाब किताब नहीं है। जिस तरह अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव के बच्चे, जिस तरह राहुल गांधी, अब इसकी बहन प्रियंका भी पार्लियामेंट में जाने की तैयारी कर रही है, इसकी माँ भी पार्लियामेंट में,
इस तरह वहाँ पे तो स्टालिन का बेटा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, स्टालिन खुद चीफ मिनिस्टर। तो वहाँ पे खानदानी सियासत बहुत है भारत में, इसी तरह पाकिस्तान में भी ये सिलसिले चलते हैं। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, काइंडली कीप सपोर्टिंग।